का इतना भयानक रूप देश को कभी देखने को नहीं मिला और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कुशासन से मुक्त भारत, वंशवाद से मुक्त भारत, अलोकतांत्रिक तरीकों से मुक्त भारत, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से मुक्त भारत, महंगाई से मुक्त भारत, संकटों से मुक्त भारत। और कांग्रेस इन्हीं चीजों का पर्याय बन गया है। जी नहीं, लेकिन आप मोदी जी पिछले 60 सालों में 2-3 बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस मुक्त भारत हुआ भी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार दिल्ली में बनी, अनुभव मोटे तौर पर यही आया कि चेहरे बदले लेकिन कुछ हुआ नहीं, वही एक तरह से कांग्रेसवाद सही चला या कांग्रेसी अंदाज में ही राज चला। उससे अलग कैसे होगा, क्या होगा? आप एकदम 100% सही है, क्योंकि देश में जितनी भी सरकारें बनी अटल जी की सरकार को छोड़ करके उसके सारे मुखिया कांग्रेस गोत्र के ही थे। वो कांग्रेस में ही पले बड़े थे, कांग्रेस में ही पैदा हुए थे, लेकिन कांग्रेस से राजनीतिक कारणों से वैयक्तिक द्वेष के कारण वो निकले थे। तो ये सारी जितनी सरकारें बनी हैं वो एक प्रकार से कांग्रेस की ही सरकारें थी। तो उसका उन नेताओं का गोत्र कांग्रेस का था। अकेले अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं था और इसलिए देश को पिछले 60 साल के शासनों में अटल जी के कालखंड का शासन बिल्कुल भिन्न दिखता है, क्योंकि वो एक भिन्न विचार के, भिन्न संस्कार के, भिन्न संस्कृति के, भिन्न आदर्शों की राजनीति को लेकर के आए थे। नहीं, लेकिन उसमें भी ये कि दिल्ली का जो सत्ता तंत्र है, जो दिल्ली की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो वही चलते रहने के कारण, उसके कारण कोई खास बुनियादी जो एक परिवर्तन या होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसकी कमी, और उसके कारण अब आगे आपने उस नाते क्या विजन बनाया हुआ? जब मैं गुजरात में आया तो यही तो सरकार थी, यही तो व्यवस्था थी, यही तो मुलाजिम थे, यही फाइलें थी, यही परंपराएं थी। उसके बावजूद भी बदलाव आया। शासन तंत्र जो होता है वो नीति निर्धारकों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, उनके कमिटमेंट पर निर्भर करता है, उनकी योजनाओं पर निर्भर करता है। और इसलिए शासन तंत्र ये संकट नहीं होता है, शासन तंत्र चलाने वाला कैसा है उस पर निर्भर करता है। और इसलिए व्यवस्थाएं, क्या रातों रात आप 2 करोड़ सरकारी मुलाजिमों को निकाल देंगे क्या? आपको चलाना होता है। आपने देखा होगा आपकी चैनल में भी अगर एक एडिटर बदल जाता है तो पूरी चैनल का रूप रंग बदल जाता है। मालिक वही रहता है, मुलाजिम वही रहते हैं, लेकिन रूप रंग बदल जाता है। लेकिन फिर भी अगर व्यवस्था वही चले, ढर्रा वही चले, तो वो नेतृत्व या संपादक भी कई पूरी तरह फेल, अच्छे संपादक भी है उस जिम्मेवारी में सफल नहीं हो पाते, ये खतरा नहीं रहता है। इसलिए व्यवस्था की जो बुनियादी बातें हैं जिसपे कई लोग कहते हैं कि वो बदलना चाहिए। आप निराशावादी व्यक्ति हैं तो आपको विचार आने बहुत स्वाभाविक है। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, विश्वास रखता हूँ और अनुभव की कसौटी पर कस करके निकला हूँ। और मैं मानता हूँ ये देश बुरा नहीं है, यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, यहाँ की व्यवस्था बुरी नहीं है। मुसीबत ऐसी है, सही नेतृत्व मिले, सही दिशा में चल पड़ेंगे। उस नाते पिछली यूपीए सरकार जो 10 वर्ष की पिछली सरकार थी, उसकी कमियां, उसकी गड़बड़ियों के मद्देनजर आप आगे के मामले में क्या दृष्टि, क्या विजन या क्या ब्लूप्रिंट बनाया हुआ लगता है? सबसे बड़ा संकट क्या है? देखिए, देश के सामान्य मानवी का न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से भरोसा टूटा है, न ये प्रधानमंत्री से भरोसा टूटा है, लेकिन सरकार नाम की जो व्यवस्था है उसका ही भरोसा टूट गया है। कोई देश अविश्वास के बलबूते पर जीवित भी नहीं रह सकता है, चलने का तो सवाल छोड़िए। सबसे पहली आवश्यकता है देश में एक विश्वास पैदा करना, एक भरोसा पैदा करना। और ये चुनाव आप देखिए, 2000 चुनाव का
14 का चुनाव सिर्फ नकारात्मकता का चुनाव नहीं है, वो विश्वास, आशा का चुनाव है। आशा विश्वास का इलेक्शन फॉर होप। ये हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ है। नहीं, उसी नाते कि जो पिछले 4 साल की जो राजनीति, उसमें नेतृत्व को लेकर, पॉलिटिशियन बिरादरी को लेकर, व्यवस्था को लेकर जितना अविश्वास या हुआ, और अब एकदम विश्वास की जो बात आई है, उसकी मूल पूंजी या उसमें मूल विचार क्या बनता हुआ लगता है? लोग मोदी को भली भांति जानते हैं। लोग अटल जी की सरकार के माध्यम से भाजपा की सरकारें कैसे चलती हैं वो भी अब जानते हैं। लोगों को कांग्रेस शासन और एनडीए शासन में क्या अंतर है अब भली भांति समझ आता है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, इन सभी सरकारों ने सामान्य मानवीय में एक विश्वास पैदा किया है, और इसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि देश के हर कोने में लगता है कि भाई हाँ, इनका इरादा कुछ अच्छा करना है, इनका इरादा कोई देश के गरीब से गरीब का भला करना है। आज आप देखिए, देश की आदिवासी की जनसंख्या है, उसमें से 40% आदिवासियों की सेवा करने का सौभाग्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन सरकारों को मिला है। और उनके कल्याण के काम जितने भाजपा सरकारों ने किए हैं, वसुंधरा जी जो सोच रही हैं, शिवराज जी ने किया है, रमन सिंह जी कर रहे हैं, गुजरात में हो रहा है, इन सबसे गरीब के गरीब तबके को विश्वास पड़ता है कि हाँ यार, ये लोग हैं जो सिर्फ नारेबाजी नहीं करते हैं, नक्कर परिणाम देते हैं। मोदी जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत हो जाएगी। अगले खंड में मुद्दा यह होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी जो सपने दिखा रहे हैं, जो भरोसा पैदा कर रहे हैं, उस पर खरा उतरने की उनकी कार्य योजना क्या है। मगन बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के इस हिस्से का तज्ज़िया कर रहे हैं ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र। मोदी का सारा राजनीतिक दर्शन इस फिलॉसफी पर आधारित है कि पिछले 10 वर्षों का कांग्रेस का यूपीए का कार्यकाल इस देश के इतिहास में सबसे कमजोर और एक वर्ष कार्यकाल रहा है, जिसे वे बदलना चाहते हैं। सत्ता में आना उनका एकमात्र उद्देश्य नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। उनकी फिलॉसफी के हिसाब से सत्ता में आना इसलिए जरूरी है कि पूरी व्यवस्था को बदलना जरूरी है, और व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता में आना होता है। इसलिए कांग्रेस को हटा के भाजपा को, नरेंद्र मोदी को सत्ता में आना चाहिए। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मोदी के अनुसार भ्रष्टाचार उन 10 कारणों में एक कारण है जिनके कारण आज देश में असंतोष है, जनता दुखी है, आम आदमी पीड़ित है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने गुजरात के गवर्नेंस मॉडल को सारे देश में लागू करना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या गुजरात का स्टेट लेवल मॉडल, एक राज्य स्तरीय मॉडल पूरे देश के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एप्रोप्रिएट होगा? क्योंकि हर राज्य की स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, सामाजिक स्थितियां, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय उनके सामने यह होगी, अगर वो सरकार बनाते हैं तो क्या उनका गुजरात का यह मॉडल पूरे देश में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के गवर्नेंस मॉडल की पैरवी करते हैं तो केवल वो अपनी तारीफ नहीं करते, अपने साथ वो भाजपा के 3 दूसरे मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे, शिवराज और रमन सिंह को साथ लेकर चलते हैं, और ट्राइबल और दूसरे एरियाज में उनके द्वारा किए गए कामकाज की तारीफ करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इंटरव्यू का शेष भाग। नरेंद्र मोदी समस्याओं और मसलों को लेकर बहुत कुछ बोल रहे हैं, साथ ही यूपीए सरकार की कमियों का भी वे हवाला देते हैं। समस्याओं को सुलझाने के उनके अपने नुस्खे हैं, गुजरात में काम के वक्त के उनके अनुभव हैं, उसी के हवाले उनको विश्वास है कि वे कई क्षेत्रों में नई ठोस पहल करने में समर्थ है। मोदी जी, आपने जो विश्वास है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए क्या कुछ योजनाबद्ध, समयबद्ध कुछ कार्यक्रम, कुछ ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है क्या? बिल्कुल, मेरे दिमाग में साफ है।
कि सरकार बनने के बाद क्या प्रायोरिटी होगी, गरीब का भला करने के लिए क्या होगा, शासन व्यवस्था के अंदर जान भर देना, प्राण भर देना, उनको गति देना, देश की जनता जनार्दन में विश्वास पैदा करना, मेरे दिमाग में बहुत साफ है। नहीं तो उस नाते आपने जो कहा है और आपकी जो बात है, उस बात को एक तरह से लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर लिया और आपको बतौर एक नायक की तरह जिस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, उसमें मेरा ये कहना है कि लोगों को ये जानने की बहुत कि फला क्षेत्र में क्या होगा, किसमें आपकी प्रायोरिटी होगी, ये एक ब्लूप्रिंट जो एक बनता है, उस तरह का कुछ आपने सोचा, कुछ कहेंगे? तो न ही मैं नायक हूं और न ही मैं इस दिशा में सोचता हूं। मेरा एक कमिटमेंट है। हमारी प्रायोरिटी कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का नौजवान है, असुरक्षा महसूस कर रही माताएं बहनें हैं, हमारा किसान है, हमारा सेना में बैठा हुआ जवान है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। जिस प्रकार से जवानों के सर काट लिए जाते हैं, जिस प्रकार से किसान आत्महत्या करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का तो नारा बदल गया है, मर जवान मर किसान। ये उन्होंने करके रख दिया है। हमारी प्रायोरिटी की स्थितियां बदले। अब जैसे युवकों को रोजगार, मैं मानता हूं स्किल डेवलपमेंट सारी दुनिया की एक प्रायोरिटी है। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा कमीशन बिठाना पड़ता है क्या? आपका कमिटमेंट चाहिए। अपने आप नौजवानों को हुनर सिखाइए, उनको रोजगार का अवसर दीजिए। आप स्थिति कैसी है? आप दिल्ली में रहते हैं, आपके घर के नलके में पानी जा रहा है, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको प्लम्बर नहीं मिल रहा है, आपको प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर नहीं मिला है, नौजवान बाजार में घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो आपको ट्रेनिंग दो ना भाई, स्किल डेवलप करो ना, उसको भी रोजगार मिलेगा, आपका भी काम। छोटी छोटी चीजें हैं। इन सरकारों ने बारीक चीजों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहो, इसी का नतीजा। मतलब ये कि जो मौजूदा सोच है या जो योजना है, उन्हीं पर कायदे से और अगर मजबूती के साथ अमल हो तो काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनकी योजनाएं वोट बैंक की राजनीति की योजनाएं हैं, वो एक तरफ करके अगर काम वो सारी योजनाएं वोट बैंक की राजनीति है। वो सरकार चलाते हैं चुनाव जीतने के लिए, हम सरकार चलाना चाहते हैं जनता जनार्दन की शक्ति बढ़ाने के लिए। उनके लिए पावर कैसे ग्रैब करना वो है, हमारे लिए जनता जनार्दन को एम्पावर कैसे करना वो हमारा टारगेट है। उस नाते नीतिगत तौर पर क्या कुछ मतलब इसको नीतिगत खांचे में या एक विचारधारा के खांचे में इसको किस तरह रखा जाएगा? जैसे मैं बताऊं, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या हमने हमारे समय की मांग नहीं है कि हमारी जमीन पर उत्पादकता बढ़े? जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, तो जो सीमित जमीन है, आज अगर हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें 1 एकड़ भूमि में आज जितना उत्पादन होता है वो डबल कैसे हो, 3 गुना कैसे हो, ये हम टारगेट नहीं कर सकते क्या? हर मानक लिया, क्या हम सॉइल केयर करने के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते? सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बना सकते हैं? उसकी जमीन की तबीयत कैसी है किसान की, उसको पता तो होना चाहिए, बेचारे को पता नहीं है। वो कोई भी फर्टिलाइजर डाल देता है, वो कोई भी प्रकार की दवाइयां डाल देता है, उसको पता नहीं होगा कि इस जमीन में कौन सी फसल हो सकती है, वैज्ञानिक तरीका दे सकते हैं। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था रिवर ग्रिड का, अगर नदियों को जोड़ने का काम किया होता तो जहां बाढ़ आती है वहां पर संकट आता है, बाढ़ से बचेंगे, जहां सूखा रहता है संकट आता है, सूखे से बचते हैं। अगर इस काम, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस काम को आरंभ किया है क्यों अटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा है। अब देश के सभी लोग मानने लगे हैं कि अगर हम गंगा और कावेरी को जोड़ते हैं, हम बड़ी बड़ी नदियों को छोटी नदियों के साथ जोड़ करके एक पूरा नेटवर्क बना देते हैं। ये बड़ा विजन आपका कृषि और सिंचाई को लेकर है जिस पे अमल की उम्मीद की जा सकती है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ये गुजरात कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं था, हमने आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना स्थान बना दिया। उसी प्रकार से हमने श्वेत क्रांति की, लेकिन उसको गुजरात तक सीमित रह गया।
क्या हिंदुस्तान के पशुपालक, हिंदुस्तान के किसान उसको पशुपालन के साथ जोड़ करके वो उसको वायबल कैसे हो, हमारे पास जितने पशु हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और ये इनकम उसको कैसे बढ़े। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को टुकड़ों में देखने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं 3 हिस्सों में देखना चाहिए। 1/3 रेगुलर कृषि, 1/3 पशुपालन और 1/3 जहां खेत का किनारा होता है, किनारों पर वृक्षों की खेती। वृक्षों की खेती के कारण क्या होता है, आज देश को जो टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है ना, टिम्बर इंपोर्ट करना बंद हो जाएगा, किसान की आय बढ़ेगी। हम एक नए तरीके से सोचे। दूसरा, देश का दुर्भाग्य है, किसान अनाज पैदा करता है, खेत में काम करता है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं करता है। किसान हिंदुस्तान के गरीब से गरीब का पेट भर करके उसे संतोष होता है, लेकिन वही अनाज जब सड़ जाता है तब उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इस अनाज को गरीबों को बांट दो। वो अनाज गरीबों को नहीं बांटते, सड़ने देते हैं और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-85 पैसे में बेच देते हैं। इसकी किसान को कितनी पीड़ा होती होगी, इसका किसी को अंदाज नहीं है। इससे हिंदुस्तान की जवानी कितनी बर्बाद होती है, इसका किसी को अंदाज नहीं है। और इसलिए हम व्यवस्थाओं में कैसे एक तौर तरीके बदले। नरेंद्र मोदी के अनुसार रोजगार और औद्योगिकीकरण के साथ खेती जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि कृषि आधारित उद्योग लगाकर युवाओं के लिए बहुत रोजगार अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इस बारे में उनका कहना है, आज रोजगार के लिए अनेक अवसर है, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अवसर है, लेकिन हमें औद्योगिक क्षेत्र की प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। क्यों न हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा क्यों न दें, हम वैल्यू एडिशन क्यों न करें। हमारा किसान टमाटर बेचता है तो बेचारे को पैसे नहीं मिलते, बिगड़ जाता है, लेकिन टमाटर का केचप बनता है तो उसकी इनकम बढ़ेगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावे। गुजरात क्योंकि समुद्र का किनारा लिए हुए हैं, उस नाते बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अनुभव है उसी में उनका यह भी मानना है कि शिपिंग उद्योग का विकास करके काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इतना बड़ा समुद्री तट है हमारे पास, कम से कम टेक्नोलॉजी की जिसमें जरूरत होती है, टर्नर, फीटर, वेल्डर से जो काम होता है वो है शिप इंडस्ट्री, शिपिंग, शिप बिजनेस, शिप बिल्डिंग। आज कोरिया जैसा देश शिप बिल्डिंग में इतना आगे बढ़ गया है। हम हमारे समुद्र तट पर इस शिप बिल्डिंग को कितना बढ़ावा दें ताकि दुनिया में शिपिंग इंडस्ट्री की इतनी बड़ी मांग है, हम गरीब से गरीब को रोजगार दे सकें। नरेंद्र मोदी पर्यटन क्षेत्र पर बहुत जोर देते हैं। इस बातचीत में उन्होंने इसके जरिए देश और दुनिया को जोड़ने की अपनी सोच बताई, तो यह भी कहा कि इससे काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। टूरिज्म, दुनिया के अंदर $3 ट्रिलियन का टूरिज्म का क्षेत्र इंतजार कर रहा है। हिंदुस्तान के पास सारी दुनिया को देने के लिए क्या कुछ नहीं है। हम अगर टूरिज्म पर बल देते हैं, गरीब से गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। चाय बेचने वाला कमाता है, पकौड़े बेचने वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, छोटी छोटी रेस्टोरेंट वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला कमाता है, और एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहता है। और उसके कारण इतना बड़ा हिंदुस्तान की इकोनॉमी जनरेट हम कर सकते हैं। हम टूरिज्म सेक्टर को कैसे बल दें। इतना ही नहीं, मेरा एक कन्विक्शन है, टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़े एम्बेसडर के रूप में दुनिया की आपकी छवि पहुंचाता है। दूसरा मेरा तो नारा है, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। विश्व को जोड़ने की ताकत टूरिज्म में है। इस आम चुनाव में लोगों के स्वास्थ्य हक का मसला उभरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच अलग ही है। वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नजरिए की जरूरत बताते हैं। उनका कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी जरूरतों के साथ छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है, हम लोग अभी अटके हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर। आवश्यकता है हेल्थ एश्योरेंस की। दूसरा, हम लोग बीमारी की चिंता करते हैं, तंदुरुस्ती की चिंता नहीं करते हैं। हमने अपना फोकस वीकनेस के ऊपर जाना है कि वेलनेस पर जाना है, ये बदलना पड़ेगा। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
अगर पीने का लोगों को शुद्ध पानी मिलता है तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी। स्कूल के अंदर बच्चों को छोटी छोटी चीजें अगर सिखाई जाएगी, हाथ धोना चाहिए, हाथ धो करके खाना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ ये सबसे बड़ा आवश्यक काम है। सफाई, महात्मा गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते रहे। अब 5 साल के बाद महात्मा गांधी को 150 होंगे। क्या ये देश सपना नहीं देख सकता? जब गांधी के 150 हम मनाएंगे तब हिंदुस्तान में गांधी को हम एक स्वच्छ हिंदुस्तान देंगे। गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते थे। हम सफाई को ही एक मोटो बना लें और हम सफाई के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आप देखिए हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी मदद होगी। दूसरा सबसे बड़ी आवश्यकता है डॉक्टरों की। आज देश की आवश्यकता की तुलना में हम 10% भी डॉक्टर तैयार नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस कम है, स्टूडेंट्स को अवसर नहीं मिल रहा है। क्यों ना हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को क्यों आगे न बढ़ाया जाए? उसके कारण क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल भी एक अच्छा बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज भी बन जाएगा और वहीं के नौजवान अपने गांवों में सेवा भी करेंगे, तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़े। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आवश्यक है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स का आवश्यक है। तीसरी बात है दवाई सस्ती कैसे मिले? क्यों ना हम दवाई सस्ती दे सके? हम रिसर्च और इनोवेशन को बल दें, हम दवाई सस्ती दें। अगर ये हम कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, कुछ सरकारी अस्पताल होते हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर होता है, लेकिन एक शिफ्ट चलता है, उसको 2 शिफ्ट क्यों नहीं चलाया जा सकता है? ज्यादा पेशेंट हो, यानी छोटे छोटे सुधार से भी हम बदलाव ला सकते हैं। आपकी माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल पे जो ये आर्थिक सोच, कृषि, उद्योग, राजकाज के तौर तरीके, इसको ये जो आपने सोचा, जो आपके अनुभव से निकला, इसको किसी आपने थिंक टैंक के अंदाज में या दिल्ली या जो अगर दिल्ली में सरकार बनती तो उसके नाते क्या कोई थिंक टैंक या कोई कार्य योजना या कुछ, मतलब ये आपके जो तमाम विचार है इसको अमली जामा कैसे, मतलब क्योंकि जैसे वहां योजना आयोग का डर रहा है या तमाम जो बातें हैं उससे बाहर कैसे निकलेंगे? 125 करोड़ देशवासी, यही मेरी थिंक टैंक है। हजारों साल की विरासत, यही मेरी थिंक टैंक है। बदलता हुआ विश्व, नई नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशंस, ये मेरी प्रतिबद्धता है और इसमें जुड़ने वाला हर व्यक्ति मेरा मार्गदर्शक। नहीं, ये आपके व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। मतलब और कभी कभी एक गांव का गरीब किसान का सुझाव भी देश के बदलाव लाने का बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। मतलब दिल्ली का जो नौकरशाही ढांचा, जो वहां की प्लानिंग का जो अंदाज है, उसके ऊपर आप भरोसा नहीं करेंगे, आप अपने मौलिक, आप अपनी सोच के अनुसार उस पर अमल करवाएंगे। आपकी सोच, आपके शब्द, आपका अनुभव मेरे मुंह में मत डालिए। मोदी जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत हो जाएगी। ब्रेक के बाद आर्थिकी के बहुत अहम मसलों पर जहां चर्चा है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून, पुलिस व्यवस्था आदि पर भी फोकस है। मगन बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के इस हिस्से का तज्ज़िया कर रहे हैं ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र। नरेंद्र मोदी एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में अपने एजेंडा को स्पेसिफाई करने की, डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर उनके बारे में कहा जाता है कि उनका कोई आर्थिक दर्शन नहीं है, फाइनेंशियल विजन नहीं है, अर्थशास्त्र को वो कम समझते हैं। लेकिन मोदी ने इन सारे आरोपों को, इस सारी विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर की व्याख्या करते समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आज कही है और उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी जी के समय में नदियों को जोड़ने का जो कैंपेन चला था, अभियान चला था, उसे वे आगे बढ़ाएंगे। इसे वे देश के लिए जरूरी मानते हैं और ये कहते हैं कि वे नदियों के मामले में, वाटर कनेक्टिविटी के मामले में अटल बिहारी के अधूरे सपने को वो खुद पूरा करेंगे। यह सचमुच महत्वपूर्ण बात है कि जहां अटल बिहारी के शासनकाल में पूरे देश को सड़कों से जोड़ने की बात हुई थी, सड़कों को कनेक्टिविटी देने की बात हुई थी, हाईवेज बनाने की बात हुई थी, वह नरेंद्र मोदी के एजेंडा में रिवर इंटरलिंकिंग का एजेंडा काफी प्रमुखता से है और यह एक महत्वपूर्ण घटना है। अब देखना यह है कि क्या वो इसमें कामयाब होते हैं। जो डिफरेंट स्टेट्स का
अपोजिशन है, जो कंट्राडिक्शन है, जो इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं, क्या वो उन्हें हल कर पाते हैं? अगर ऐसा हुआ कि वो प्रधानमंत्री बने और इनको हल कर पाए और वाटर कनेक्टिविटी, रिवर्स कनेक्टिविटी वो कर पाए, तो निश्चित तौर पे देश की आने वाली अर्थव्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण घटना होगी। मोदी ने एक दिलचस्प बात यह कही है कि उनकी सरकार में कोई थिंक टैंक नहीं होगा। 125 करोड़ जनता देश की उनका थिंक टैंक होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह उनकी भावना है। मॉडलिटी गवर्नेंस की शायद ऐसी नहीं हो सकती। हर सरकार में एडवाइजर्स की, एक्सपर्ट्स की अपनी भूमिका है। मनमोहन सरकार में भी थी, भाजपा सरकारों में भी रही है, अटल बिहारी के समय में भी एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स का एक ग्रुप रहा है, जिसे कभी कभी कोठरी भी कहा जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी की इस भावना की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि वे आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आम आदमी की राय को महत्व देना चाहते हैं। लेकिन उनका यह कहना कि 125 करोड़ लोग उनके थिंक टैंक हैं, ये भावना से प्रेरित ज्यादा है और प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम है। उन्हें सचमुच इन 125 करोड़ लोगों और एक्सपर्ट के बीच एक तालमेल बैठाना होगा, एक ब्रिज और एक सामंजस्य स्थापित करना होगा, ताकि एक्सपर्ट और एडवाइजर्स 125 करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स बनाएं। तो आइए अब देखते हैं इंटरव्यू का शेष भाग। दुनिया भर में आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था को जाम करा देने वाले मसलों पर नरेंद्र मोदी के विचारों को जानने की उत्सुकता है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कराधान से लेकर आर्थिक सुधारों और विदेशी निवेशकों के भरोसे की जरूरत पर जो बोला है वह बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी आर्थिक कायाकल्प में सुशासन की अलग अप्रोच लिए हुए हैं। सबसे पहले पिछली तारीख से कराधान के जमेले पर उन्हें जाना जाए। टैक्सेशन के संबंध में कोई एक आपकी विश्वसनीय नीति होनी चाहिए, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति इस आशंका चलते आपके यहाँ आता नहीं। मतलब आप टैक्सेशन की जो पूरा विवाद हुआ उसको लेकर ठोस उसी प्रकार से ये पाश्चात्य असरों से जो टैक्सेशन की बातें आ रही हैं, दुनिया में कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। आप जो डील करते हैं उसको ठीक रहना चाहिए। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीजें नहीं करनी चाहिए। विश्वास यानी आप सामान्य व्यापार में भी विश्वास उठ जाते तो अंतरराष्ट्रीय जगह, और जब दुनिया में आप चाइना के साथ स्पर्धा कर रहे हैं, आप पूरे एशिया के अंदर अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो विश्वास पैदा करना, और मैं बताता हूं जी, विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होती है और सरकार को विश्वास तोड़ने वाले कदम कभी उठाने नहीं चाहिए। उस विश्वास और यही विश्वास की खातिर में मेरा यही सवाल है कि आर्थिक सुधारों को लेकर आपकी क्या रफ्तार है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं कि कितना आगे बढ़ेंगे, किस में जो बीच में अभी जिस तरह के विवाद, जिस तरह के अवरोध आए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तिजोरी खाली करने के वोट बैंक के कार्यक्रमों को लोग आर्थिक सुधार कहते हैं। वो आर्थिक सुधार नहीं है। आर्थिक सुधार वो होते हैं जो आपकी सारी व्यवस्था में नए प्राण भरते हैं, एक नई सोच का की शुरुआत होती है, लोगों को आने का अवसर पैदा होता है। आर्थिक सुधारों से ये बनना चाहिए। आपने तो इतने कानूनों के जंगल बनाते जा रहे हो, कानूनों के जंगल बनाते जा रहे हो, आदमी कानूनों के जंगल में फंसता चला जा रहा है। आवश्यकता ये है कि हम कानूनों के जंगल को जरा कम करें, सिंप्लीफाई करें और प्रोसेस को बहुत शॉर्टकट करें। हमारे यहाँ हिंदू फिलॉसफी में कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन हमारी सरकारों में फाइल है 40 धाम की यात्रा पूरी करे तब भी फाइल का मोक्ष नहीं होता है। ये बंद होना चाहिए। क्यों ना हम व्यवस्थाओं को सिंक्रोनाइज करें। दूसरा, टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी ला दिया। अब एनवायरमेंट मैं बताता हूं क्या कारण है कि एनवायरमेंट के नाम पर सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाए। सिग्नेचर की हुई फाइलें पड़ी है, क्यों पड़ी है? आखिर के मंत्रियों को बदलना पड़ रहा है, क्यों बदलना पड़ रहा है? कितनी गंभीर समस्या है। और इसलिए हम जब जितनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, चाहे ई प्रोक्योरमेंट हो, ई टेंडरिंग हो, ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम करेंगे,
दुनिया के देशों का विश्वास बढ़ेगा। मतलब ये सुशासन के आपके जो पैरामीटर में ये सारी चीजें आती है। ये सुशासन के ही नहीं है, सुशासन के तो है ही है, लेकिन ये एक